हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्रक तो दिस इज द कंट्रोलर ऑफ सेल। सेल का ये नियंत्रक होता है या कंट्रोलर होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है और वेल डेवलप होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, पूरा के पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। लेकिन यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड एक कंपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस वो पाया जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब किसने की? तो वो एक पादप है जिसका नाम है ट्रेडेस्केंसिया। ट्रेडेस्केंसिया ये प्लांट है। इस प्लांट के अंदर इन्होंने सबसे पहले केंद्रक को खोजा था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ट्रेडेस्केंसिया प्लांट्स के अंदर केंद्रक की खोज की थी। अब इस केंद्रक की अगर हम बात करते हैं तो इस केंद्रक के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तो वेल डेवलप इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ ही यहाँ पर अटैच होता है कभी कभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे अटैच होती है। इसके अंदर की तरफ ये जो है ये क्रोमेटिन है। एक अलग से और एक बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसमें अंदर की तरफ द्रव्य भरा होता है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये जो छिद्र है इन छिद्रों से होकर के विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है, इन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और जो मेम्ब्रेन है वो दो भागों में बटी होती है जिसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो इस तरह से अब जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस मेनली कंटेन या मेनली इसके अंदर पाया जाता है डीएनए। तो डीएनए पाया जाता है, इसका मतलब है कि जितनी प्रोटीन्स का निर्माण होता है उन सभी प्रोटीन्स के निर्माण में या सिंथेसिस में ये जो केंद्रक है इसकी अहम भूमिका होती है। कई सेल्स के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए जो सील ट्यूब होती है, चार्ली नलिकाएं एंड आरबीसी, इन सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन अगर हम बात करें कभी कभी एक से ज्यादा, देखो प्रत्येक सेल में एक केंद्रक तो होता ही है, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा केंद्रक भी होते हैं। सम सेल्स हैव मोर देन, तो सम एल्गी एंड सम फंजाई हैव more than one न्यूक्लियस। तो इस कंडीशन को जो नाम दिया जाता है उस कंडीशन हम कहते हैं सिंसिटियम या सिंसिटिया। इस कंडीशन का नाम है सिंसिटियम या संकोशिकी अवस्था। जब एक से अधिक केंद्रक होते हैं किसी सेल के अंदर तो उस सेल को हम कहते हैं संकोशिकी या सिंसिटियम। इसमें जो इसका स्थान है सेल के अंदर वो सबका अलग अलग होता है। देखो अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल में क्या है कि जो वैक्यूल होती है वो बड़ी होती है
और बड़ी वैक्यूम के कारण जो केंद्रक है वो परिधि की तरफ चला जाता है। तो पादप कोशिकाओं में जो केंद्रक है वो परिधि की तरफ होता है। जो एडिपोज सेल होती हैं जिनको हम कहते हैं ऑयल स्टोरिंग सेल्स, फैट स्टोरिंग सेल्स, तो एडिपोज जो सेल्स होती हैं उनमें जो केंद्रक है वो पेरीफेरी यानी कि परिधि की तरफ होता है। तो पेरीफेरल होता है। क्या होता है? पेरीफेरल होता है। उसके बाद जो ग्लैंड्यूलर या जो ग्रंथि कोशिका होती है, ग्लैंड्यूलर सेल होती है, जो ग्लैंड्यूलर सेल होती है उस ग्लैंड्यूलर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है सेल में जो न्यूक्लियस है वो बेसल होता है, आधार की तरफ होता है। तो ये कुछ जनरल टर्म्स एंड कुछ फैक्ट्स जो न्यूक्लियस के बारे में है। अब हम जो न्यूक्लियस है इसकी पूरी संरचना को 3 से 4 भाग, 4 से 5 भागों में बांट सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से भाग होंगे। केंद्रक और कोशिका द्रव्य से संबंधित कुछ जैसे अगर हम इसके साइज देखें तो देखो साइज जो केंद्रक का है ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। ठीक है, इसका साइज 0.5 माइक्रोन से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब ये कब हो सकता है, क्यों हो सकता है? देखो ये जो साइज है केंद्रक का ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम नंबर पर। क्रोमोसोम नंबर पर इसका साइज डिपेंड करता है। अगर क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो साइज है वो ज़्यादा ही होगा। अगर क्रोमोसोम की संख्या कम है तो साइज कम होगा। इसीलिए जो ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड जो सेल्स होती हैं उनका साइज डिप्लॉइड सेल की तुलना में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें क्रोमोसोम की संख्या 3n 4n होती है। उसके बाद जो इसका साइटोप्लाज्म है किसी सेल का, साइटोप्लाज्म और केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इसके बीच में एक अनुपात होता है और इनका जो आकार है, इनका जो मात्रा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशो है, उस रेशो को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, या इसे हम NP कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। यानी कि किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का एक रेशो होता है, उस रेशो को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। और ये नाम दिया था एक वैज्ञानिक हैं जिनको हम कहते हैं, या इनका नाम है हर्टविग। इन हर्टविग वैज्ञानिक ने इस NP को समझाया था। तो NP क्या है? NP इज इक्वल टू Vn अपॉन Vc माइनस Vn। NP बराबर Vn अपॉन Vc माइनस Vn। तो NP तो यहाँ पर है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। Vn जो है वो है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद Vc जो है वो है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसे हाइड्रोलिक अनुपात भी कहते हैं। तो NP न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स बराबर Vn अपॉन Vc माइनस Vn। अगर इस अनुपात में कोई अंतर होता है तो समझ लीजिए कि सेल डिवाइडेशन या डिवाइड होने वाली है। ठीक है, अगर सेल के केंद्रक का आकार बढ़े या फिर साइटोप्लाज्म का आकार बढ़े तो उस कंडीशन में समझ लीजिए ये समझा जाता है कि सेल जो है वो लगभग डिवाइड होने की तरफ है।
तो ये हर्टविग का न्यूक्लियोप्लास्मिक इंडेक्स है। केंद्रक की संरचना को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। केंद्रक की संरचना को को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है या बांट सकते हैं। नंबर 1, पहला जो भाग है इसका वो सबसे बाहर वाला आवरण है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा जो भाग है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा जो भाग है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स, अर्थात केंद्रक छिद्र सम्मिश्र। चौथा जो भाग है उसको हम यहाँ पर कहेंगे न्यूक्लियोलस। तो सारे एन पर ही है, जितने भी है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, तो सब केंद्रक की संरचना के अंदर आते हैं। मैं इस संरचना के अलावा इस संरचना को और बताना चाहता हूँ। देखिए, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन ये है, तो आउटर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है राइबोसोम। तो राइबोसोम ये लगे हुए हैं, ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स, ये एक छिद्र सम्मिश्र है, इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो सम्मिश्र है ना, ये छिद्र है न्यूक्लियर कोर, इसको थोड़ा सा यहाँ इस तरह दिखाया गया है। तो यहाँ बहुत सारी कई प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम न्यूक्लियोपोरिन्स कहते हैं। ये न्यूक्लियोपोरिन्स एक न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे। देन दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन यानी कि अगर हम देखें तो ये आउटर मेम्ब्रेन की तरफ जो इधर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है, और इधर जाएंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जिसे हम कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म या एक दूसरा नाम और है इसका, इसको कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। ये 5 भाग यहाँ पर पाए जाते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें वो है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप, इसे हम केंद्रक आवरण भी कहते हैं। देखो, ये केंद्रक आवरण आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये केंद्रक आवरण है। इस केंद्रक आवरण में 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि ये 2 मेम्ब्रेन से बना है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है एंड दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन की जो संरचना है वो यूनिट मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग होती है, और ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इस संरचना में न्यूक्लियर एनवेलप में न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। तो ये न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह पर कुछ छोटे कुछ छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इन छिद्रों का जो डायमीटर है वो लगभग 120 नैनोमीटर का होता है। इन छिद्रों का जो डायमीटर है वो 120 नैनोमीटर का होता है।
कई जगह पर जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाता है, ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। हम सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं। ऑन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि इसको हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली, ये डिसअपियर हो जाती है और जो क्रोमेटिन जाल जो अंदर का भरा हुआ है यह क्रोमेटिन जाल अलग हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये अब सेपरेट हो जाता है। न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाती है। ये सब क्लियर यानी कि सेपरेट हो जाता है किसके समय? सेल डिवीजन के समय। उसके बाद जो दूसरा भाग है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ द्रव्य होता है, जिसको पदार्थ मैट्रिक्स एक तरह से ये द्रव्य होता है जो यह भी एक प्रकार का प्रोटोप्लाज्म ही है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये वही एंजाइम है ज्यादातर जो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए और ट्रांसक्रिप्शन के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा इसके अपने कुछ खुद के एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में हम अलग से डिटेल से जानेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।